स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कुल 4 यूनिट हैं। चारों यूनिट का जिक्र हम यहाँ करेंगे और आज जो हम करेंगे ये बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ये समझ लीजिए कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, लगभग 1 घंटे की हो सकती है। इसको हम मैराथन क्लास के रूप में देखेंगे। अगर एग्ज़ाम के पहले 2 बार इसको देख लेते हैं तो जो 20 नंबर का OMR शीट पे जो करने रहते हैं बहुविकल्पी, वो आपको कोई काट ही नहीं सकता है। ये मान के चलिए 20 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। सवाल इसी में से पूछे जाएंगे, हो सकता है घुमा फिरा के पूछ लिए जाएँ। आप पढ़े रहेंगे तो आपके जहन में पूरा रहेगा। और सामाजिक विज्ञान में केवल आपको 40 नंबर का लिखना है। 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव हो गया, 10 नंबर आपको ये नक्शा भरने के लिए, मानचित्र भरने के लिए आएगा। तो आप अगर ये 20 नंबर कर देते हैं तो आपको जो है एकदम पक्का नंबर, जो 70 नंबर में से है 68 नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, यूनिट पहला है इतिहास, भारत और समकालीन विश्व 2 मतलब इतिहास। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। तो हम बहुविकल्पी प्रश्न को ज़्यादा डिस्क्राइब ना करके बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ए है काबूल, बी है बिस्मार्क, सी है मेजिनी, डी है मेटरनिख। तो इसमें जो सही उत्तर होगा डी वाला होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो ये जो अभ्युदय हुआ ये इटली देश में हुआ। डायरेक्ट हम निशान लगा देते हैं, इटली देश में हुआ। नंबर 3, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। इसके पहले हम वीडियो दे चुके हैं, इस वजह ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। आपको 1 घंटा में सब समेटना है। 20 नंबर आपको अगर चाहिए तो 1 घंटा में आप पूरा कर लेंगे। चौथा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजिनी थे। ये डीप सही हो जाएगा, मेजिनी। 5वां है, फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई 1789 ईस्वी में हुई। ये बी वाला सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटो वान बिस्मार्क थी। हम बी पर निशान लगा देंगे। 7वां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का जो एकीकरण किया गया वो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। ये पर निशान लगा देंगे। 8वां है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का जो संबंध है वो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से था। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ लीजिए कि रिवीजन है, बहुत फास्ट हम चल रहे हैं। आप इसको कई बार पढ़े होंगे लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका 20 नंबर कन्फर्म रहे। तो 9वां क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई 1884 में हुई। 10वां है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी से था। बी पर निशान लगा देंगे, जर्मनी से था। 12वां क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था? तो ये सन 1804 में हुआ था। सी पर निशान लगा देंगे। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये बिस्मार्क की संहिता, हिटलर की संहिता, लुईस की संहिता, नेपोलियन की संहिता। डी पर निशान लगा दें, नेपोलियन की संहिता। जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से, भारत से? तो फ्रांस से था। ए पे निशान लगा देंगे। 15वां क्वेश्चन है, ज्यूसेप्पे मेजिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग पर्सा, यंग जर्मनी? तो ये यंग इटली से था। ए पे निशान लगा देंगे। 16वां है, गैरिबाल्डी संबंधित था? किससे संबंधित था? तो गैरिबाल्डी जो संबंधित था वो इटली के एकीकरण से था। इटली के एकीकरण से था। 17वां क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आशय था? किससे था? राष्ट्र से था। किससे था? राष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ? तो ये विलियम प्रथम को ये किया गया। ये वाला सही हो जाएगा। 19वां है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये असीमित राज्य तंत्र था। ये पे निशान लगा देंगे। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना
किसने की थी? तो विश्व घोष नामक ग्रंथ की रचना विद्रोह ने की थी। सी पे निशान लगा देंगे, विद्रोह ने। 21वां है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ए पे निशान लगा देंगे। पर्शिया का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वीना की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि। तो वीना की संधि। ए पे निशान लगा देंगे। अगला है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था 1914 में हुआ था। और 24वां है महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका से भारत कब लौटे थे? तो ये जो लौटे थे 1915, 1916, 1918, 1920, तो 1915 में लौटे थे। सब इम्पोर्टेंट सवाल है। 25वां है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो जो पहला सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण में। ए पे निशान लगा देंगे। इस तरह से 26वां क्वेश्चन है कि खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो महात्मा गांधी ने चलाया था। ये पे निशान लगा देंगे। 27वां है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट। एक निशान लगा लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। 29वां है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड की उपाधि ये वापस कर दी थी। तो सी पर निशान लगा देंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये वर्ष 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मन। तो ये 1920 तुर्की, ये वाला सही हो जाएगा। 31वां है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? तो ये नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया। निशान डायरेक्ट निशान लगा देते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। तो ये डी पे निशान लगा देंगे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1922 में हुआ था। सी पे निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, 1885। अगला है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1930, 1928, 1929। तो 1928 में भारत कमीशन जो है भारत पहुंचा, या 1928 में। अगला है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? कौन हुए थे? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, देशबंधु। हाँ, लाला लाजपत राय ये क्या है? शहीद हो गए थे। 38वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो ये जो लक्ष्य घोषित किया था ये 1920 में घोषित किया था। उन्हें 1929 में घोषित किया था। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। बी पे निशान लगा देंगे। हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ें ताकि ये 60 में आपका 20 नंबर क्लियर हो जाए। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो जो मुख्य कारण था अफीम की खेती, इंडिगो खेती मजदूरी नहीं, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विरोध। हाँ, सी वाला सही हो जाएगा, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विरोध। अगला है 43वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया 1930 में चलाया गया है। डी पे निशान लगा देंगे। अगला है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो आप लोग जानते हैं डांडी यात्रा। तो डांडी, बी पे निशान लगा देंगे। 33वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसका था? जनरल नॉलेज में बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो ये किसका था? महात्मा गांधी था। डायरेक्ट निशान। जय हिंद नहीं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। स्वराज
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक का है, बी वाला सही हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो मालूम होगा भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। सी पे निशान लगा देंगे। साहित्य है पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो ये समाज सुधारक थे। डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, समाज सुधारक। 48वां क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ है 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 10 मई 1933, 22 जुलाई 1934। तो मेरे ख्याल से 5 मार्च 1931 ही ए वाला सही हो जाएगा। 49 है आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? किस पर? आलू पर निर्भर थे। आलू, ये आयरलैंड का आलू घटना बहुत सुने होंगे, अकाल पड़ गया था। तो अब आइए, आयरलैंड के आलू अकाल कब पड़ा? देखिए सामने आ गया। आयरलैंड के आलू अकाल कब प्रारंभ हुआ? ये 1845 से 49 ईस्वी में, इसमें लाखों लोग मर गए थे। अगला है दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध, हीरे के लिए, कोयले के लिए, तब के लिए नहीं, सोने के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से 52वां क्वेश्चन जो होगा ये रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो रिंडरपेस्ट का जो दूसरा नाम है ये एक बीमारी है, मवेशी प्लेग। ये बी पे निशान लगा देंगे। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? तो वही थी रिंडरपेस्ट, जिसको हम मवेशी प्लेग या एक बीमारी के नाम से जानते हैं। ये पे निशान लगा देंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1995 में गई। डी पर निशान लगा देंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये जिनेवा में हुई थी। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा में हुई थी। सी पर निशान लगा देंगे। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था 1929 में हुआ था। 1929 हम रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन हो जाए ताकि 20 नंबर आपका क्लियर रहे। 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? तो इसमें पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। तो इसे बी वाला सही होना चाहिए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। बी पर निशान लगा देंगे। विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया गया? तो ये G77 बनाए गए। हम डी पर निशान लगा देंगे। इस तरह से विश्व व्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो ये जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका पड़ा था। सी पर निशान लगा देंगे। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था कौन था? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप था। कौन था? यूरोप था। तो यूनिट जो है दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का नाम है समकालीन भारत 2 यानी भूगोल। उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ रखे गए हैं, आप इसको देखिए। हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, फटाफट बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो लोहा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इस पर हम निशान लगा देंगे। अचक्रीय संसाधन क्या है? जीवाश्म ईंधन को अचक्रीय संसाधन कहेंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है ये नवीकरणीय योग्य, जैव, अनवीकरणीय, प्रवाह, ये प्रवाह प्रकार का संसाधन है। चौथा क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन में आते हैं। ये पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वत मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। जो डी पे निशान लगा दें, लैटेराइट मिट्टी। अगला है भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? ये लगभग 46% है। निशान लगा दें डायरेक्ट 46%। जलोढ़ मिट्टी को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? बांगर, खादर, उपजाऊ, अनुपजाऊ, काली, पीली,
और इनमें से कोई नहीं तो बागर और खादर, ये पे निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संभावित संसाधन है? तो जो संभावित संसाधन कोयला पेट्रोलियम बाकी जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो पवन ऊर्जा है ये रहेगा हमेशा, तो सी पे निशान लगा देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो भूमि होती है वो काली मिट्टी वाली भूमि है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है पोटास, मतलब चूना पाया जाता है, चूने पर निशान लगा देंगे। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है कौन सा है? पवन, हिमनद, जल, सभी, मतलब सभी हैं, सभी पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड, राजस्थान, बिहार, गुजरात में पाई जाती है, निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो चट्टानें जो है ये अजैविक संसाधन में आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? अत्यधिक सिंचाई, हम हेडिंग डालने अत्यधिक सिंचाई। अगला लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में था, तो मालवा के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी, काली पीली मिट्टी। भूमि एक साधन है, प्राकृतिक साधन, भूमि एक प्राकृतिक साधन है। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट, काली पीली लेटेराइट मिट्टी का प्रकार, लेकिन सीमेंट जो मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो व्यक्तिगत संसाधन बागान, चारागाह, भूमि, ये सब व्यक्तिगत संसाधन हैं, लेकिन खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन में नहीं आते। अगला है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो कपास की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ये उपयुक्त है, सी पर निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति तथा जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण का शहरीकरण। तो इसमें जो सही उत्तर है तीसरा वाला है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें जो है ये बीज बचाओ आंदोलन, यही बी वाला सही होना चाहिए। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? तो लुप्त जाति कौन सी है? एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, काला है। तो एशियाई चीता जो है ये लुप्त जाति में आते हैं, ये पे निशान लगाने के। भारत में संकरग्रस्त पादप जातियों में सम्मिलित है कौन है? संकटग्रस्त चंदन, आम, सागौन, शीशम, ये सब तो है, चंदन इस संकटग्रस्त में शामिल है। अगला है जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है ये अभ्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान, जी मंडल कोष, चिड़ियाघर। तो जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण जो है अभ्यावरण है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है ये उत्तराखंड में है, डी पर निशान लगा देंगे, उत्तराखंड। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं? वह है कौन सा है? सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है, तो सी पर निशान लगा देंगे मध्य प्रदेश। अगला चिपको आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये मृदा संरक्षण से नहीं, जल संरक्षण नहीं, वन संरक्षण से। ये 8 का बी वाला हो जाएगा, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, हम सी पर निशान लगा देंगे। स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल भाई पूछे गए हैं।
कौन? झूमिंग कृषि, आदिम कृषि, शिल्पा कृषि, टालमा कृषि, ये झूमिंग कृषि के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखो, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो भूदान जो आंदोलन आरंभ किया गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, ये सी वाला सही है, विनोबा भावे द्वारा ये प्रारंभ किए गए। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सीधा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जनरल में पूछे जाते हैं। तो ये 1972 में। सरिस्का रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो सरिस्का, सरिस्का रा से आया राजस्थान, इसका मतलब सरिस्का राजस्थान, सी पर निशान लगा देंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन कि बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडारण। तो बांधों को जो कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाने जाते हैं, ये भी निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलवड़ी जल प्राप्त होता है? तो सतही प्रवाह और भौम जल, ये दोनों है, तो सी पर निशान लगा देंगे। नंबर 3 है, धरातल पर जल की कमी का कारण है? तो अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, उपयुक्त सभी, तो डी पर निशान लगा देंगे, उपयुक्त सभी। चौथा है, सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना, बी पर निशान लगा देंगे, भाखड़ा नागल परियोजना। हम बहुत डिस्क्राइब न करके फटाफट बढ़ रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। इसको आप लोग एक बार या 2 बार तो ज़रूर देख लीजिएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन अइबे नहीं करेगा, और इसी में से जो घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, सलाल परियोजना, मैट्यूर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो महानदी बेसिन पर हीराकुंड परियोजना है। छठवां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा का संग्रहण की रीति कम होने का कारण है, क्या है? गंगा नहर, घग्गर नदी, इंदिरा गांधी नहर, महानदी, मतलब यही छठवां का भी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया? तमिलनाडु में कर दिया गया, डायरेक्ट निशान लगा दें, तमिलनाडु में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, कौन सा है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, ये सभी, हम डी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सतलज सलाल बांध किस नदी पर बना है? 2020 में पूछे गए हैं, तो चिनाब नदी पर, डायरेक्ट हम निशान लगा रहे हैं, चिनाब नदी पर बना है। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, उड़ीसा में, इसको ओडिशा भी कहेंगे, उड़ीसा में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? किस पर बना हुआ है? नर्मदा पे, नर्मदा, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, नर्मदा पे। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस पर स्थित है? गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, डी पर, भागीरथी पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल में जो खाड़ी में गिरती है वो कावेरी नदी है, सी पे निशान लगा दे, बी पे निशान लगा देंगे। अगला है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, जल विद्युत से संबंधित है, तो बी पे निशान लगा देंगे, जल विद्युत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चाय जहाँ पैदा होती है वो असम में होती है, सब लोग जानते हैं, डी पर निशान लगा देंगे, असम में। निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ फसल जो है गन्ना को कहा जाता है, गन्ना पे निशान लगा देंगे। अगला है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? तो ये 7वें दशक में हुआ था, हम बी पे निशान लगा दें। फटाफट बढ़ रहे हैं, देखिए 2022 में पूछे गए हैं कि निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती होती है? कहाँ होती है? आप जानते हैं उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड में निशान लगा दे रहे हैं। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो है दाल को माना जाता है,
ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल चाय है, कॉफी है, रबड़ है, जबकि गेहूं रोपण फसल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? इंपॉर्टेंट सवाल। दलहन, ये विश्व में प्रथम स्थान भारत का है दलहन। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? अब खरीफ फसल चना को माना जाता है, ये निशान लगा देंगे। अगला है कर्तन दहन कृषि, मतलब झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? आप जानते हैं मिजोरम में, निशान लगा दो मिजोरम। 2022 में सवाल पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल तो कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है, सभी है, डीप निशान लगा दें कि सभी है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल जो है ये मेरे ख्याल से ये दाल को माने जाते हैं रबी फसल। चलो हम इस पर निशान लगा देते हैं दाल पे, कंफ्यूजन है इसको देख लीजिएगा। अब आइए बराबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जौ को रेशेदार फसल मानी जाती है, जौ को रेशेदार फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ज्वार को सम्मिलित किया जाता है, किसको? ज्वार को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल को गेहूं को माना जाता है, इस पर निशान लगाते हैं गेहूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला को जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, तो बी पे निशान लगा देंगे। अगला है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, सिर्फ निशान लगाएंगे भूतापीय ऊर्जा। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइड का जो संबंध है वो किससे है? कोयला से संबंधित है, डी पे निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो सीमेंट जो है ये खनिज आधारित उद्योग है, हम ए पे निशान लगा देंगे। पांचवा है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय योग साधन नहीं है? नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है, तो पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, लेकिन जीवाश्म ईंधन ये नहीं है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगला है झरिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? झरिया जो प्रसिद्ध है ये मेरे ख्याल से कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये बी वाले निशान लगा देंगे, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है तेल शोधन कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो तेल शोधक कारखानों के लिए ये पे निशान लगा देंगे, इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु में स्थित है, बी पे निशान लगा देंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा है? विज्ञान भी आप लोग पढ़े हैं, कौन है? कोयला, पेट्रोल पर ये सब तो है। गैर परंपरागत सौर ऊर्जा को कहा जाता है, सी पर निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, कौन है झारखंड का? अभ्भरक, लौह अयस्क, तांबा, सोना। अभ्भरक को कोडरमा अग्रणी उत्पादक कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है, कौन? भूप्रपर्टी निर्मित है, क्या है? भूप्रपर्टी निर्मित है। अगला है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण, तो धात्विक खनिज कौन सा है? अभ्भरक, कोयला, नमक, ये सब धात्विक खनिज है नहीं। लौह अयस्क धातु है, लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात बनाने में जो खनिज का उपयोग किया जाता है अभ्भरक, तांबा, बक्साइट में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो आधारभूत जो खनिज है वो लौह अयस्क है, मैग्नीज, अभ्भरक, तांबा, लौह अयस्क पर निशान लगा देंगे। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, कोयला जो परंपरागत ऊर्जा। कोरबा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कोरबा?
कोरबा जो कोयले के प्रसिद्ध है, बी पे निशान लगा देंगे। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क के संबंधित है, विज्ञान में पढ़े होंगे, लौह अयस्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? तो जो परिवहन साधन, जो प्रमुख साधन है वो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन ये भारत का सबसे प्रमुख साधन है, सड़क परिवहन। अगला है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ है ये 1953 में हुआ। कहाँ हुआ? उस 1953 में, ही सही होना चाहिए, 1953। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है, किससे है? ये किससे है? सड़क परिवहन से, कि जल परिवहन से, कि रेल परिवहन से, कि वायु परिवहन से? ये किससे है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, किससे है? ये मेरे ख्याल से ये सड़क परिवहन से होगा, सड़क परिवहन से है, ये सड़क परिवहन से है। अगला है सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया 1960 में किए गए, निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? कौन कौन? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा हैदराबाद। तो सी वाला सही होना चाहिए, सिलचर तथा पोरबंदर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, इंपॉर्टेंट सब जानते हैं, 1853 में, एक निशान लगा देंगे। अगला है भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? सबको मालूम है, मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे, ये बी वाला सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा तेल का आयात करता है, कच्चा तेल मंगाए जाते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं, 2022 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? इसमें आप देख के बता सकते हैं विशाखापट्टनम, डी पर सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। 11वां क्वेश्चन है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार जो होता है दो देशों के मध्य होता है, तो हम ए पे निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस यूनिट का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता? ये उर्वरक का नहीं करता निर्यात, बी पे निशान लगा देंगे। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आंतरिक व्यापार, कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? 2022 में पूछे गए हैं, तो ये जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन पर निशान लगा देंगे। अब यूनिट 3 है, यूनिट 3 लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड या नागरिक शास्त्र। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो इसमें जो पहला हो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, पहला इसमें सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो ये इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो भारत में संघीय सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग, 5 अंग, तो 3 अंग होते हैं, बी पर निशान लगा देंगे, सही हो जाएगा। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह डैश डैश है, क्या है? तमिलों का, सिंहलियों का, डचों का, हिंदुस्तानी तमिलों का। तो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहलियों का, ये बी पे निशान लगा देंगे, बी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया?
तो अनुसूचित भाषा का जो दर्जा दिया गया है वो 22 है। सी पर निशान लगा देंगे 22। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1950, 1960, 1956, 1955। तो 1956 में घोषित किया गया। ये सी पर निशान लगा देंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक जाति बेल्जियम में अपेक्षाकृत धनी और शक्तिशाली है? तो फ्रांसीसी, डच, जर्मन, ब्रिटिश। तो जर्मन यही शक्तिशाली है। अगला है कि किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव के रूप ले लिया? श्रीलंका, बेल्जियम, ब्रिटेन, भारत। तो श्रीलंका ने ले लिया, श्रीलंका ने ले लिया। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? तो राज्य को, संघ को, राज्य एवं संघ दोनों को, इनमें से कोई नहीं, तो संघ को प्राप्त है। बी पर निशान लगा देंगे। अगला निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, सिंचाई, मुद्रा सब है, लेकिन कृषि राज्य सूची का विषय नहीं है। सी पर निशान लगा देंगे। बी पर निशान लगा देंगे। नंबर 3 है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 7 से 8। हम 8 पर निशान लगा देंगे। 8 का निशान लगा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये सब है, लेकिन दिल्ली जो है ये संघीय राज्य नहीं है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। निशान लगा देंगे। अगला है संघात्मक प्रशासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसमें पहला सही हो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्यसभा में। तो पंचायती राज संस्थाओं में ये महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। 8वां है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश किया गया? तो 22 भाषाओं को समावेश किया गया। निशान लगा देंगे। 9वां क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई कब हुई? 80 में, 1990 में, 2004 में, 1992 में हुई। निशान लगे 1992 में। 10वां क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो विषय समवर्ती सूची में कृषि, रक्षा, पुलिस नहीं है, शिक्षा शामिल है। तो शिक्षा वाले पे हम निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा जो है संघीय सूची का विषय, डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं। 12वां है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची का विषय शिक्षा भी है, वन भी है, उत्तराधिकार भी है, लेकिन विदेशी मामले ये नहीं है। डी पर निशान लगा देंगे। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लगा हुआ? तो ये 26 जनवरी को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस पर निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन कि काले दास्ताने और बधी मुठ्ठियाँ किसके प्रतीक था? तो ये अश्वशक्ति का नहीं है। तो ये जो है विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अश्वेत शक्ति का ये था। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित है किस पर है? जन्म पर आधारित है। निशान लगा देंगे जन्म पर। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए? तो अफ्रीकन एशियन, अमेरिकन एशियन, एंग्लो एशियन, ये एफ्रो अमेरिकन। ये बी पर निशान लगेंगे, बी वाला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित आंदोलन का नाम था? तो संचालित आंदोलन का जो नाम था ये नागरिक अधिकार आंदोलन। हम डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, समय है नहीं, तो ये पहला सही हो जाएगा। 5वां है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो हिंदी। सर्वाधिक ये क्या है? हिंदी थी। तो अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता
मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नारीवादी कहलाता है। नारीवादी, ये भी निशान लगे, नारीवादी। दूसरा नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है? पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में। सी पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सभी में, मतलब इसमें भी है, इसमें लगा देंगे सभी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो महिलाओं का जो सबसे कम प्रतिनिधित्व है वो भारत का है, तो इस पर निशान लगा देंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो पश्चिमी यूरोप के देशों में, नॉर्डिक देशों में, एशिया देशों में, अफ्रीका देशों में। तो ये नॉर्डिक जो देश है इसमें सबसे ऊंचा है, बी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात हुई? तो ये 10 वर्ष पश्चात हुई, 10 वर्ष पश्चात हुई। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया? तो भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो भारत, ये पे निशान लगा देंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहला है धर्म का कोई स्थान नहीं, बी है एक राष्ट्र का धर्म में विश्वास, सी है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता, डी है सभी धर्मों में समान समझना। तो डी पे निशान लगा देंगे, धार्मिक निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशेष उद्देश्य था? राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना पड़ा। तो किसको? चीन को, श्रीलंका को, भारत को नहीं, नेपाल को। ए पर निशान लगा देंगे। ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है? तो ये वर्ग विशेष का समूह है, बी पर निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है? तो ये मानवाधिकार संगठन, बी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी, निशान लगा 2008 में। और सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका उद्देश्य था कौन? राजतंत्र स्थापित करना, माओवादी शासन लाना, लोकतंत्र स्थापित करना, राजा को पद से हटाना, लोकतंत्र स्थापित करना। 2006 में लोकतंत्र स्थापित करना, बी पे निशान लगा दिए। नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन में बोलीविया के जल युद्ध के बीच समानता थी। किसकी समानता थी? राष्ट्रीय भागीदारी की, अहिंसक आंदोलन की, जनता की लामबंदी की, बी पे निशान लगेंगे, जनता की लामबंदी की। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीति और सामाजिक समानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? तो ये जो राजनेता, ये नहीं, तानाशाही ये भी नहीं, सीमित, लोकतंत्रात्मक सरकार जो है वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो बी पे हम निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पहला पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया। तो पारदर्शी प्रक्रिया, ए पे निशान लगा देंगे। वैध शासन व्यवस्था के मामले में खाली स्थान है। शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। कौन? तानाशाही, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र। अन्य तंत्रों से, शासन व्यवस्था से लोकतंत्र बेहतर है। लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होता, क्या नहीं होता? त्वरित निर्णय। लोकतांत्रिक सरकार में त्वरित निर्णय मतलब तुरंत निर्णय नहीं होता।
अगला है निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान में। बी पे निशान लगा देंगे, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है एक प्रमुख रूप है। अगला, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है। लोकतंत्र की चुनौतियां, प्रतिनिधियों की चुनौतियां, जनता की चुनौतियां, तानाशाही की चुनौतियां। तो प्रतिनिधियों की चुनौतियां, बी पे निशान लगा देंगे। तीसरा है, वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो सूचना का अधिकार ये क्या सक्रिय है, ए पे निशान लगा देंगे। लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है कौन सी है? तो दायरे निशान लगा दे रहे हैं, अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना, डी वाला सही हो जाएगा। अगला, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी है, ये पांचवा का ये सही हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है वो है लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति में सुधार। तो सी वाला सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना। अगला है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में जो मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, डी पर निशान लगाएंगे 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, क्या आधार है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, ये सभी मतलब तीनों आवश्यक हैं, तो डी पर निशान लगा देंगे ये सभी। औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो इसमें जो है ये फ्रांस विकसित देश है, सी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, सुरक्षा, स्वतंत्रता, ये सभी मतलब तीनों है, तो डी पर निशान लगा देंगे। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय जो ज़्यादा है वो हरियाणा की है, ए पे निशान लगा देंगे। अगला, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? लगभग 85%, सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, सभी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का लक्ष्य है वो नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत और मजदूरी, मतलब ये सभी डी वाला सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो बांग्लादेश की स्थिति जो है भारत से बेहतर है। और मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो प्राप्त हुआ मानव विकास रिपोर्ट में वो 130वां स्थान प्राप्त हुआ, 130वां स्थान। इस तरह से अगला क्वेश्चन कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, तीनों में किया जा सकता है, तो इसे डी पर निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्रक कहते हैं, तो कृषि क्षेत्रक को ये प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीयक क्षेत्रक का नहीं है? तो इसमें जो कृषि है तृतीयक क्षेत्रक का नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। और अगला है, उद्योगों को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? तो उद्योगों को द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किया गया। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। क्या है? कृषि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक को
प्रक्रिया के उत्पादन कहा जाता है। सातवां है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? ये पूंजी। पूंजी क्या है? उत्पादन का सहायता है। और आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? ये 2005 में लागू किया गया, याद रखिएगा 2020 में सवाल पूछे गए हैं। अगला है सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तो सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित है? तो ये उद्यमों के स्वामित्व, ये सी वाला निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए कौन हुए? ये वस्त्र निर्यात, ध्वनि वर्ग, ये श्रमिक जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभान्वित हुए धनी वर्ग के उपभोक्ता, सी सही हो जाएगा, धनी वर्ग के उपभोक्ता। तीसरा है एक सेवा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है, ये विश्व व्यापार संगठन, भी सही हो जाएगा। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो इंटरनेट द्वारा भेजी जा सकती है। अगला है देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण कहलाती है, बी पर निशान लग जाएगा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई विकसित देशों के लोगों की, ए वाला सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई, तो ये वाला सही हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अथवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, 2020 में 22 में पूछे गए हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, याद रखिएगा, जिनेवा में एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे इससे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। उपभोक्ता के अधिकारों में क्या है? प्रतिनिधि का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने अधिकार, ये सभी, मतलब तीनों सही है, तो डी पे निशान लगा देंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया। और विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, किससे? अधिक कीमत देकर, मिलावटी वस्तुएं देकर, कम वजन देकर, ये सभी, तो डी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का कर्तव्य है कि अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, उत्पादन तिथि की जांच करना, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, उपयुक्त सभी, इसका मतलब डी वाला सही हो जाएगा। मतलब तीनों जो है ये कर्तव्य आते हैं। पांचवा है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किए गए जिला पंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच, यानी ये तीनों किए गए, तो डी पे निशान लगा देंगे। छठवां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, खाद्य पदार्थ के लिए। इस तरह से ये सामाजिक विज्ञान की जो पूरी सीरीज थी हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तो 20 नंबर ये आपका पूरा पक्का रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इससे जुड़ सकें, सब लोग फ़ायदा उठा सकें।